Hey guys, welcome back to the channel. In today's video, we are gonna draw and talk about the famous painting Starry Night by Vincent van Gogh. yes, मुझे पता है आप सबने इसके बारे में सुना है, पढ़ा है और किसी किसी ने तो इसे ड्रॉ करके पेंट करके अपने घर पे लगाया भी है। बट आज की इस वीडियो में हम इस पे इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप MS ASC CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये वीडियो वहाँ पर काम आएगी, वहाँ GK में आपको बहुत सी हेल्प होगी। तो चलिए इस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी के बारे में और विंसेंट वैन गॉग के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इस पेंटिंग को विंसेंट वैन गॉग ने बनाया था व्हाइल ही वाज इन सेंट पॉल डे मौजोले मेंटल असाइलम इन सेंट रेमी डे प्रोवेंस फ्रांस। ये पेंटिंग नतीजा है मेमोरी एंड इमेजिनेशन का, ना कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का, जो उस वक्त की विंसेंट वैन गॉग के उस वक्त के इमोशनल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। विंसेंट ने अपने ब्रदर को लिखे एक लेटर में इस पेंटिंग को फेलियर घोषित कर दिया, क्योंकि ये पेंटिंग उस जमाने के लोगों के हिसाब से आम सी थी। विंसेंट ने ये पेंटिंग 1889 में बनाया था, जब वे मेंटल असाइलम में थे। चित्र में उनके कक्ष की पूर्व दिशा की ओर खुलने वाली खिड़की से दिखाई पड़ने वाली सूर्योदय से ठीक पहले की तारों भरी रात का चित्रण है, जिसमें उनके द्वारा एक काल्पनिक गांव भी जोड़ा गया है। ये 1941 से न्यूयॉर्क शहर के आधुनिक कला संग्रहालय के स्थायी संग्रह में है, जिसे लिली पी ब्लिस की वसीयत द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। कला जगत में व्यापक रूप से यह रचना वैन गॉग की मैग्नम ऑपस अर्थात महान रचना मानी जाती है और पाश्चात्य कला जगत के कुछ सबसे अधिक जाने माने चित्रों में से एक है। 23 दिसंबर 1888 को मानसिक रूप से पीड़ित होने के कारण उन्होंने अपने दाएं कान को इंजर्ड कर लिया था। वैन गॉग खुद की मर्जी से 8 मई 1889 को सेंट पॉल डी मौसोल के पागलखाने में भर्ती हो गए। पहले के एक मठ में स्थित सेंट पॉल डी मौसोल धड़ानियों की आरामगाह थी और वैन गॉग के प्रवेश के समय आधे से भी कम भरी हुई थी, जिससे उन्हें न केवल दूसरी मंजिल पर एक शयन कक्ष आसानी से मिल गया, बल्कि भूतल पर भी एक कमरा चित्रकारी के लिए कार्यकक्ष के रूप में मिल गया। पूरे साल वैन गॉग सेंट रेमी डी प्रोवेंस में शरण में रहे। उन्होंने अर्ल्स में शुरू की गई चित्रकारी का विपुल उत्पादन जारी रखा। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने पेशेवर जीवन के कुछ सबसे प्रसिद्ध रचनाओं का निर्माण किया, जिसमें से अधिकतर अब जे पॉल गेट्टी संग्रहालय में रखी हुई है। इन रचनाओं में मई 1889 में निर्मित आइरिस डी ऑल्स में रखी हुई है, जहां उनका सितंबर 1889 में निर्मित स्वयं का नीले रंग का एक चित्र भी रखा हुआ है। द स्टारी नाइट को 18 जून से पहले तक चित्रित कर लिया गया था। 18 जून को उन्होंने अपने भाई थियो को यह कहने के लिए लिखा था कि उनके पास तारों वाला आकाश का एक नया अध्ययन है। हालांकि द स्टारी नाइट को वैन गॉग ने भूतल स्टूडियो में दिन के समय चित्रित किया गया था। यह कहना गलत होगा कि चित्र को सिर्फ मूर्ति के बल पर चित्रित किया गया था। इस दृश्य की पहचान उनके शयन कक्ष की खिड़की से पूर्व की ओर मुख वाले दृश्य के रूप में की गई है। एक ऐसा दृश्य जिसे वैन गॉग ने कम से कम 21 बार चित्रित किया। स्टारी नाइट सहित 23 मई 1889 के आसपास उन्होंने अपने भाई थियो को लिखा, लोहे की बाड़ वाली खिड़की के माध्यम से मुझे गेहूं का एक संलग्न वर्ग दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर मैं सुबह सुबह महानता से भरा एक सूर्योदय देखता हूँ। वैन गॉग ने दिन के अलग अलग समय और विभिन्न मौसम स्थितियों जैसे सूर्योदय, चंद्रोदय, धूप से भरे दिन, बादल वाले दिन, हवा वाले दिन और बारिश के साथ साथ एक दिन दृश्य का चित्रण किया। जबकि अस्पताल के कर्मचारियों ने वैन गॉग को अपने शयन कक्ष में चित्रकारी करने की अनुमति नहीं दी थी। वह कागज पर स्याही या लकड़ी के कोयले से रेखाचित्र बनाने में सक्षम थे। अल्टीमेटली वो न्यू आर्टवर्क बनाने के लिए पहले आर्टवर्क के वर्जन से वो हेल्प लेते थे, यानी पुराने के ऊपर नया बनाते थे। इन सभी चित्रों को एकजुट करने वाला सचित्र तत्व दाहिनी ओर से आने वाली विकर्ण रेखा है, जो अल्पाइस पहाड़ों की निचली लुढ़कती पहाड़ियों को दर्शाती है। 21 संस्करणों में से 15वें में सरू के पेड़ गेहूं के खेत को घेरने वाली दूर की दीवार से परे दिखाई दे रहे हैं। वैन गॉग ने इनमें से 6 कला चित्रों में दृश्यों को दूरबीन से देखा, विशेष रूप से व्हीटफील्ड में सरू और द स्टारी नाइट के लिए, जिससे पेड़ चित्र में आगे की ओर पास में दिखते हैं। दृश्य के पहले चित्रों में एक सेंट रेमी के पीछे पर्वतीय परिदृश्य था, जो अब कोपेनहेगन में है। वैन गॉग ने चित्र के लिए कई रेखाचित्र बनाए,
जिनमें से द एनक्लोज विटफील्ड आफ्टर ए स्टॉर्म विशिष्ट है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह चित्र उनके स्टूडियो में बनाया गया था या बाहर। अपने 9 जून के पत्र में इसका वर्णन करते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि वह कुछ दिनों से बाहर ही काम कर रहे थे। वैन गॉग ने 16 जून 1889 को अपनी बहन विल वैन गॉग को लिखे एक पत्र में उन 2 परिदृश्यों में से दूसरे का वर्णन किया जिन पर वे काम कर रहे थे। यह शुरू के साथ ग्रीन व्हीट फील्ड है जो अब प्राग में है, और शरण स्थली में पहली कलाकृति उन्होंने निश्चित रूप से खुले आकाश के नीचे की थी। विटफील्ड सेंट रेमी डी प्रोवेंस, सेंट रेमी प्रांत में गेहूं के मैदान, जो अब न्यूयॉर्क में है, इसके लिए एक अध्ययन का विषय है। 2 दिन बाद विंसेंट ने थियो को लिखा कि उसने एक तारों वाला आकाश चित्रित किया है। अपने शयन कक्ष की खिड़की से देखे गए विभिन्न दृश्यों की श्रृंखला में तारों की रात ही अकेला रात का चित्रण है। जून की शुरुआत में विंसेंट ने थियो को लिखा, आज सुबह मैंने अपनी खिड़की से ग्रामीण इलाकों को सूर्योदय होने से बहुत पहले देखा है, लेकिन सुबह के तारे के अलावा कुछ नहीं था जो बहुत बड़ा लग रहा था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया है कि शुक्र कभी कभी सुबह का तारा कहा जाता है। वास्तव में 1889 के वसंत में प्रोवेंस में भोर में दिखाई दे रहा था और उस समय जितना संभव हो उतना उज्जवल था। तो इस चित्र में सबसे चमकीला तारा शुरू के पेड़ के दर्शक के दाईं ओर वास्तव में शुक्र ग्रह है। चंद्रमा शैलीकृत है। खगोलीय दस्तावेज बताते हैं कि वैन गॉग के चित्र चित्रित करते समय यह वास्तव में आकार में घटा हुआ था और ढलान पर था, और भले ही उस समय चंद्रमा के चरणों के अनुसार वह वर्धमान आकार में घटा हुआ था, वैन गॉग का बनाया चंद्रमा खगोलीय रूप से सही नहीं हुआ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप वीडियो में बने हैं, देख रहे वीडियो को, तो आप में कुछ बनने की, कुछ करके दिखाने की चाह है। और अगर आप MAS AAC CET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको लाइव सेशन, डाउट क्लासेस, ई-बुक, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस देंगे, जिसमें हम आपको 2D डिज़ाइन कैसे रेडी करना है, मेमोरी ड्राइंग में क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में किन किन फंडामेंटल्स का यूज़ करके ड्राइंग को इन्हांस करना है, साथ ही GK में सबसे ज़्यादा स्कोर कैसे करना है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़कर अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करें। अभी हमें ज्वाइन करें, नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर हमें DM करें और हम आप तक पहुंच जाएंगे। चित्र में दर्शाया गया एक सचित्र तत्व जो निश्चित रूप से वैन गॉग की कोठरी से दिखाई नहीं दे रहा था, वह है गांव, जो सेंट रेमी गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बने एक रेखा चित्र पर आधारित है। सीक्वेंस ने सोचा कि बाद में बनाया गया था और जिसमें प्रोवेंकल की तुलना में शिखर अधिक डच जैसा प्रतीत होता है। यह वैन गॉग के रात्रिकाल में चित्रित किए गए अपने कई और चित्रों का एक सम्मिश्रण है, और इस प्रकार उनकी अगले वर्ष बनाई गई उत्तर की यादें समूह का पहला चित्र भी है। हल्सकर ने सोचा कि पीछे की तरफ से R के उल्टे पर बना ध्रुवीय भी चित्र के लिए एक अध्ययन का विषय हो सकता था। शुरू में इसे वापस रखने के बाद वैन गॉग ने 28 सितंबर 1889 पेरिस में द स्टेरी नाइट को थियो को 9 या 10 अन्य चित्रों के साथ भेजा। जनवरी 1891 में विंसेंट के 6 महीने से भी कम समय बाद थियो की मृत्यु हो गई। थियो की विधवा योहाना वैन गॉग बोंगर वैन गॉग की विरासत की रखवाली बनी। सन 1900 में पेरिस में उन्होंने कवि जूलियन लेक्लर्क को ये कलाकृति भेज दी। 1901 में लेक्लर्क ने इसे गाउगविन के पुराने मित्र एमिल सुफेनेकर को भेज दिया। योहाना ने पेंटिंग को सुफेनकर से वापस खरीदा और 1906 में इसे रॉटरडैम में ओल्डेज हिल चित्रशाला को भेज दिया। 1906 से 1938 तक इसका स्वामित्व रॉटरडैम के जॉर्जेट P. वैन स्टोल्क के पास था, जिन्होंने इसे पेरिस और न्यूयॉर्क के पॉल रोसेनबर्ग को भेज दिया था। यह रोसेनबर्ग से आधुनिक कला संग्रहालय ने 1941 में यह कलाकृति हासिल की। चित्र की जांच रॉचेस्टर तकनीकी संस्थान और न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के वैज्ञानिकों ने की थी। वर्णक विश्लेषण से पता चला है कि आकाश को अल्ट्रा मरीन और कोबाल्ट नीले रंग से चित्रित किया गया था, और सितारों और चंद्रमा के लिए वैन गॉग ने दुर्लभ वर्णक भारतीय पीले को जस्ता पीले के साथ मिलाकर बनाया था। चित्र का सबसे प्रमुख हिस्सा इसमें घूमते हुए बादल, चमकते तारे और एक भव्य चांद है। ये सारे तत्व आकाश में गति और बेचैनी का आभास कराते हैं, जो वैन गॉग के मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। सितारे और चांद ये
असामान्य रूप से बड़े और चमकदार है। ये आशा, ईश्वर, ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। साइप्रस ट्री, काले लौह की तरह दिखने वाला पेड़ जो आकाश और धरती को जोड़ता है। भूमध्य सागरीय संस्कृति में इसे मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। यह वैन गॉग के जीवन और मृत्यु से जुड़ी चिंताओं का संकेत हो सकता है। गांव, शांत और स्थिर, जो आकाश की हलचल से बिल्कुल विपरीत है। इसे वैन गॉग के नीदरलैंड के गांवों की याद के रूप में देखा जाता है। चर्च की मीनार, यह उत्तर यूरोपीय वास्तुकला को दर्शाती है और इसे आत्मिक खोज या विश्वास के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। रंग योजना मतलब पैलेट, जो कलर का यूज़ किया हुआ है, उसमें नीला रंग उदासी और एकाकीपन को दर्शाता है, जबकि पीला रंग प्रकाश और आशा और दिव्यता का संकेत है। ब्रश स्ट्रोक्स, वैन गॉग की विशिष्ट मोटी ब्रश स्ट्रोक्स इम्पास्टो तकनीक चित्र को जीवंत और स्पंदनशील बनाते हैं। उसके ब्रश स्ट्रोक्स में गति और भावना दोनों स्पष्ट रूप से झलकते हैं। मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब चित्र वैन गॉग के मन की स्थिति को दर्शाता है, व्याकुल, बेचैन, परंतु अब आशा की ओर देखता हुआ। आध्यात्मिक संकेत, घूमता हुआ आकाश और चमकते तारे एक दिव्य शक्ति या ब्रह्मांड के रहस्य की ओर संकेत करते हैं। मानव बनाम प्रकृति, गांव का शांत दृश्य और आकाश की तीव्र हलचल के बीच टकराव मानव जीवन की सीमितता और प्रकृति की विशालता को दर्शाता है। प्रभाव और विरासत, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी, आधुनिक कला में स्थान, यह चित्र पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की उत्कृष्ट कृति है जिसमें रंग, भावना और प्रतीकात्मकता है। सांस्कृतिक प्रभाव, आज यह पेंटिंग कला की दुनिया से आगे जाकर साहित्य, संगीत जैसे डॉन मैकलिन का गाना विंसेंट और लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रेरणा बन चुकी है। तो इस तरह यह केवल एक पेंटिंग नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड का एक अजूबा ही है। लोग अक्सर मेंटल हेल्थ से गुजर रहे लोगों को संकोच भरी नज़रों से देखते हैं, जबकि देखा जाए तो इनका मन सबसे निर्मल होता है। जैसे अंदर है वैसे ही बाहर। इन्हें दुनिया की बनावटी चीज़ें समझ नहीं आती, जो जैसा है वैसा ही दिखता है। इसलिए तो विंसेंट ने पेंटिंग करने का सोचा और ऐसी पेंटिंग बना डाली जो सदियों तक याद रखी जाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टेरी नाइट पेंटिंग के बारे में पता चल सके और विंसेंट वैन गॉग के बारे में भी पता चल सके। साथ ही साथ अगर आपके कोई सजेशन है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। और अगर आप फिर भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स और हमसे पर्सनल गाइडेंस लेके अपनी एग्जाम को क्रैक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।